बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन होंगे। मामला क्या है, इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। कल से मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे थे कि ये लोग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ बनने जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होने जा रहा। इमरान खान साहब नाअहल नहीं हैं। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने खलबली जो है वो मचा दी हैं, और क्या अब जजिस के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। ऐसे जजिस जो कि गलत फैसले देते हैं और वो फैसले बाद में उड़ा दिए जाते हैं, और इसी को लिंक करूंगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिन्होंने इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो फैसले दिए थे वो फैसले बाद में गलत साबित हुए, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही 2 रुकनी बेंच ने उन फैसलों को उड़ा दिया। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक मरतबा फिर से खलबली मचा दी है। कुछ अहम तरीन तफसीलात इस मामले पर भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की नाअहली तोशाखाना केस में, तोशाखाना केस के हवाले से, और इमरान खान साहब ही पार्टी के चेयरमैन रहेंगे, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो जी मैं रखना चाहूँगा आपके सामने कानून इलेक्शंस एक्ट, क्योंकि ये कहा जा रहा है जी कि इमरान खान साहब अब चूँकि नाअहल हैं तो इसलिए जो ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं इनमें वो बतौर चेयरमैन हिस्सा नहीं ले सकते। जो लोग मुझे रेगुलर सुनते हैं उनसे मैंने ये खबर शेयर की थी कि ये जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से फ़ैसला आया है कि 20 दिन के अंदर करवाएं, तो बज़ाहिर इसका मकसद यही था कि चूँकि इमरान खान साहब नाअहल हैं, मतलब करार दिया गया, असल में है नहीं, तो इसलिए 20 दिन के अंदर अगर दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान साहब जो है चेयरमैन के ओहदे पर नहीं होंगे, कोई नया चेयरमैन आएगा। लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब की जो अगली हिकमत अमली है, एक स्टेप आगे हैं वो इन तमाम तर लोगों से, और अपनी प्लानिंग के अंदर वो भी आपके साथ में रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्या सोचा। लेकिन इमरान खान साहब अब नाअहल नहीं है। कैसे, ये आप सुनिएगा। फ़हीम अख्तर साहब की ये ट्वीट है, आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान कानूनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन का ओहदा रख सकते हैं। इलेक्शंस एक्ट 2017 और रूल्स में ऐसी कोई शिक नहीं कि नाअहल शख्स पार्टी का ओहदा नहीं रख सकता। पहले पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 में था कि पार्टी ओहदा रखने के लिए रुकने पार्लियामेंट बनने की अहलियत ज़रूरी है, जिसके तहत नवाज शरीफ, मरियम नवाज और जहांगीर तरीन को सज़ा दी गई थी। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ने मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर का ओहदा रखने की इजाज़त दी थी। इसीलिए तोशाखाना केस में नाअहली के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से नहीं हटाया था। अब अगर इमरान खान पार्टी चेयरमैन का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो इसके पीछे 2 वजूहात है। एक ये कि इखलाकी वजह के कैसे जैसी भी नाअहली हो वो बंदा पार्टी चलाए। अच्छा, दूसरी वजह इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन ने नवाज शरीफ नाअहली केस को वजह बनाकर इमरान खान के चेयरमैन बनने पर एतराज़ कर दिया तो तहरीक-ए-इंसाफ इंतखाबात से बाहर हो सकती है। इन हालात में यह फैसला किसी हद तक दुरुस्त और काबिल फ़हम है। तो इमरान खान साहब असल में ये वजह नहीं है कि अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, आगे चलकर ये भी चीज़ें आपके सामने मैं क्लियर करूंगा, लेकिन इस नुक्ते को पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन नहीं लड़ रहे, जो कि कल से खबरें चल रही हैं, तो उसमें एक तो ये कि जी इखलाकी तौर पर वो कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर ये कि अगर इमरान खान लड़ते हैं तो फिर अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला देता है कि इमरान खान जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा, वो चेयरमैन बने हैं, तो इस बुनियाद पर फिर पूरी की पूरी जो जमात है वही इलेक्शन से बाहर हो सकती है। तो इसलिए इमरान खान साहब की जो एक हिकमत अमली है वो ये है कि अगर इलेक्शन होना ही होना है और इमरान खान ने उसमें नहीं होना तो फिर कोई नाम आएगा, और इमरान खान साहब इस वजह से जो इलेक्शंस हैं वो नहीं लड़ेंगे। अब मैं आता हूं, अच्छा इसमें फिर दूसरा ऊपर उन्होंने ये भी बताया कि 2017 रूल्स के तहत जो है वो इमरान खान साहब पार्टी का जो ओहदा है वो रख सकते हैं। 2002 में था कि आप नहीं रख सकते। तो एक तो ये पॉइंट इमरान खान को सपोर्ट कर रही है कि वो चेयरमैन रहेंगे, लेकिन फिर नीचे जो हिकमत अमली है जो इमरान खान साहब ने अपनी मुखालफिन के प्लान को सामने रखकर बनाई हुई है, तो वो ये है कि बजाय इसके कि पूरी पार्टी ही फिर इलेक्शन में हिस्सा ना ले, वैसे भी इन्होंने इमरान खान के ऊपर जो कदगने लगानी है तो फैसले तो ज़ाहिर सी बात है इमरान खान ही करेंगे, लेकिन कोई एक नया बंदा वो ला सकते हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ कोई फैसला आर्टिकल 62 और 63 से मुतलिक नहीं है। आर्टिकल 62 और 63 के तहत चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की नाअहली नहीं हुई।
आइन के मुताबिक नाअहली नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन ने कैसे नाअहल कर दिया? कानूनी तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये वो दूसरा नुक्ता है जो कि इमरान खान साहब की वकला टीम ने उठाया। बैरिस्टर गौहर अली ने यह नुक्ता उठाया है और इमरान खान साहब को ये सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब की नाअहली 62-63 के तहत नहीं हुई, तोशाखाना में उनको सज़ा हुई और उसके बाद उनको नाअहल करार दे दिया गया। और वो नाअहल इस तरह से था कि सिर्फ आप एक मरतबा नाअहल हैं, उसके बाद आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। तो एक मरतबा नाअहली और उसके बाद इलेक्शन लड़ना, तो वो उस तरह से 62-63 की ताहयात नाअहली नहीं थी जिस तरह से नवाज शरीफ थे, और फिर उनको भी जो पार्टी ओहदा था वो उनसे लिया गया। फिर इसी मामले में तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, चूँकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो तोशाखाना केस इमरान खान साहब ने चैलेंज किया हुआ था, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 30 तारीख को यानी कि कल समाअत के लिए कल समाअत के लिए मुकर्रर है। और इसमें एक तो इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था, सज़ा मुअत्तल हो गई थी लेकिन फ़ैसला मुअत्तल नहीं हुआ था। इसी के साथ इमरान खान साहब ने इसी में एक जो मुतफरिक दरख्वास्त है वो दायर की थी, और उन्होंने कहा था जी कि ये जो अपीलें हैं ये डिसाइड होने से पहले मुतफरिक दरख्वास्त में ये डिसाइड कर दिया जाए और जो फ़ैसला है वही मुअत्तल करार दे दिया जाए। और जितने ज़्यादा इसमें ये जो फ़ैसला सुनाया गया तोशाखाना केस का, इसको अगर आप सामने रखा जाए, वैसे भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन इसमें जितनी ज़्यादा गलतियाँ थीं अगर उनको सामने रखा जाए तो 80% इमरान खान साहब की जो मुतफरिक दरख्वास्त है वो मंजूर होती है। लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब ये जो केस है वो सुन रहे हैं, उनके ऊपर इमरान खान साहब अदम एतमाद भी कर चुके हैं, और इमरान खान के हवाले से केसेस जो उनके पास गए हैं आलमोस्ट सब में ही उनके अगेंस्ट फैसला आया, और फिर वो फैसले बाद में 2 रुकनी बेंच ने उड़ाए भी हैं। तो बहरहाल इसमें अगर ये फैसला आज तक, जो कि 80% चांसेस है, जो कि जो कानूनी माहिरीन है उनका भी यही मानना है, तो इमरान खान साहब की अगर ये जो फैसला है वही मुअत्तल हो जाता है 30 तारीख कल, तो फिर क्या होगा? फिर जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट यहाँ पर जो मामला इलेक्शन कमीशन ने खोल दिया है नाअहली वाला, तो वो भी सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब अहल भी होंगे और फिर वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि 3 अहम नुक्ते हैं जो कि इमरान खान साहब के सामने हैं, और इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इमरान खान साहब की जो प्लानिंग है वो भी आपके सामने रख दी कि वो इस वक्त क्या करेंगे और कैसे अपने मुखालफिन से एक स्टेप आगे हैं। अच्छा, फिर इसी तरीके से इमरान खान साहब के हवाले से एक और ख़बर है जी कि जो साइफ़र केस का दोबारा जेल ट्रायल हो रहा है, इस पर भी जो है वो जो फ़ैसला दिया गया है जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत जो कायम हुई, उसके जो ये जज हैं इमरान खान के अगेंस्ट से मुकदमा सुन रहे हैं, उन्होंने ये कहा था जी कि साइफ़र केस की समाअत जेल में ही होगी लेकिन ओपन होगी। अच्छा, इसमें साइफ़र केस का दोबारा जेल ट्रायल का हुक्म इसलिए कालादम हो जाएगा चूँकि जज अबू अल हसनात जुल्करनैन के फैसले में तजाद है। एक तरफ वो ट्रायल को ओपन कह रहे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक की समाअत में शिरकत को सब्जेक्ट टू द जेल रूल्स एंड मैनुअल कहकर जेल हुकाम की सौबदीद पर छोड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये एक इसमें ऐसी वो लूज़ पॉइंट है जिसकी बुनियाद के ऊपर जब ये चैलेंज होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब ये देखना है कि वो कौन से जजिस के पास जाएगा, तो इस पॉइंट की बेस पर ये फैसला भी उनका ख़त्म हो सकता है, कालादम हो सकता है, क्योंकि ओपन ट्रायल उन्होंने करार दे दिया। ठीक है, ओपन ट्रायल करार दे दिया तो फिर उसको मशरूत क्यों किया गया जेल के रूल्स के साथ और जेल के मैनुअल के साथ? ओपन ट्रायल का मतलब ये है जैसे आम अदालतों में आ रहे हैं लोग केसेस सुन रहे हैं तो वो सुन सकते हैं, तो जेल रूल्स के साथ इसको करना ये मतजाद है, यानी कि ओपन और जेल रूल के साथ मशरूत करना, ये 2 अलहदा चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये एक पॉइंट है, देखें इसको आगे जब चैलेंज होता है तो अदालत किस नज़र से देखती है। आगे चलकर नाज़रीन अहम नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और ये जो अहम नोटिफिकेशन है वज़ारत कानून ने जारी किया है, और इसमें कहा है जी कि इमरान खान के अगेंस्ट तोशाखाना और जो 190 मिलियन पाउंड या अलकादिर ट्रस्ट केस है वो भी जब आगे समातें वगैरह होंगी तो वो भी जेल में ही उसका जो समातें वगैरह हैं वो होनी चाहिए। अब तोशाखाना के हवाले से कहा तो गया, लेकिन तोशाखाना तो चैलेंज हुआ है, लेकिन लेट्स से अगर इमरान खान साहब को पेश किया जाना हुआ तो शायद फिर हाई कोर्ट भी उठकर वहीं पर जाएगी और वहीं पर समात करेगी। बहरहाल वज़ारत कानून के नोटिफिकेशन के ऊपर भी कुछ आम सवाल उठे हैं, इन 2 केसेस में उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। वज़ारत कानून का हाल देखें, अभी नैब ने रेफरेंस ही दायर नहीं किया और रिमांड के लिए होने वाली हर समात में जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कर देते हैं। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट साइफ़र केस में जेल ट्रायल के नोटिफिकेशंस भी
खिलाफ कानून होने पर कालअदम करार दे चुकी है। इसी वजारत कानून ने अहम तरीन आइनी और कानूनी मामला पर हुकूमत पाकिस्तान को लीगल ओपिनियन भी देनी होती है। अल्लाह ही हाफिज है। तो बहरहाल ऐसे नोटिफिकेशन पहले कालअदम हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वजारत कानून जो है उनका हाल ये है कि वो फिर भी इसी तरह के जो नोटिफिकेशन हैं वो जारी कर रही है। तो बहरहाल देखें इसको फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को चैलेंज करना पड़ेगा। तो फिर अब चैलेंज करने से क्या होगा, फिर कुछ महीने मामला चलता रहेगा, चीज़ें डिले जो है वो होती रहेंगी। और इसी ये जो कानून जाली का एक मकड़ा इसको करार दिया गया था कि गरीबों के लिए एक मकड़ी का ये जाला है जिसमें एक मरतबा फंस जाए तो वो इधर उधर होता है तो मज़ीद फंसता जाता है। तो इसमें भी यही है, वो जारी करी जा रहे हैं, कोई अदालतों का एहतराम नहीं, कोई कुछ नहीं, और इसी तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ नाज़रीन जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो है चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने एक मरतबा फिर से खलबली जो है वो मचा दी है। परवेज़ मुशर्रफ मुकदमा जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ये केस की जो समाअत है वो कर रहा है। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी जिसमें चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब की कुछ ऑब्जर्वेशंस थी और अदालत में जो दलाइल और जो गुफ्तगू वगैरह हुई उसमें यह था जी कि जो जजेज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है वो की जाए, और फिर मार्शल लॉ लगाने के बाद जिन जजों ने उसको तौसीक की या हिमायत की या आप कहें उसके साथ वो चले, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आई और चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने भी कुछ अहम तरीन इसमें ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो दी थी। अच्छा, अब इन ऑब्जर्वेशंस के बाद मामला जो है वो कहाँ पर जाएगा। अच्छा, एक तो जो ये ऑब्जर्वेशंस थी इनडायरेक्टली इसको जो हमने वहाँ पर प्रोसीडिंग सुनी वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के ख़िलाफ़ थी, और इसमें चूँकि वो जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच था जिसने वो खुसूसी अदालत जो थी उसको ही ख़त्म कर दिया था कि वो खुसूसी अदालत ही नहीं हो सकती, क्योंकि फ़ैसला खुसूसी अदालत ने दिया था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, और खुसूसी अदालत की हैसियत ही अगर कोई नहीं है उसी को ख़त्म कर दिया तो फिर उसको फ़ैसले वो किस तरह से माना जाए। तो बहरहाल बज़ाहिर ये जो फ़ैसला था लाहौर हाई कोर्ट का जिसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी शामिल थे, तो बहुत सारे जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे वो इसमें नज़र आए, और इसी की बुनियाद के ऊपर जो कुछ ऑब्जर्वेशंस थी वो जो है वो दी गई। और इन ऑब्जर्वेशंस को से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये कि अगर ये जो फ़ैसला है वो कालअदम हो जाता है तो फिर इस फैसले के बाद वो जो जजेज़ हैं जिन्होंने ये गलत फ़ैसला दिया था उनके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए, या उनके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाई है वो हो। अब यहाँ पर एक नया कट्टा जो है वो खुल गया है, या कैसे चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने खलबली मचा कर रख दी है कि अगर इस तरीके से रवायत एक डल जाती है, फ़र्ज़ करें कि ये हो जाता है और वो फ़ैसला किसने दिया था उस बेंच में जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी भी थे, उनके खिलाफ भी अगर कार्रवाई हो जाती है, फिर इसी तरह से पानामा केस के जो निगरान जज थे जस्टिस जाजुल एहसन, पानामा की बेस के ऊपर उनके हवाले से भी गुफ्तगू चल रही है कि अगर ये पानामा केस और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो फ़ैसला या जो अभी तक नैब कुछ जो JIT थी वो कुछ प्रोवाइड ही नहीं कर पाई, तो जो निगरान जज थे वो क्या कर रहे थे, तो उनको इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर उनके ख़िलाफ़ भी कुछ ना खुल जाए। तो अगर इस तरीके से हुआ, इस तरीके से रवायात डलने लग पड़ी कि गलत फ़ैसलों के ऊपर जो जजेज़ हैं उनके फ़ैसले तो ख़त्म होंगे ही होंगे, कालअदम होंगे ही, लेकिन गलत फ़ैसला देने के ऊपर उनको भी कटहरे में लाया जाएगा, तो फिर मेरे ख़्याल से सारे ही जो जजेज़ हैं वो फिर कटहरे में ही होंगे। वैसे तो एक तरह से सोचा जाए तो ये ठीक ही है, जजेज़ गलत फ़ैसले ना दें, वो सही जो फ़ैसले हैं वो दें, और अगर वो फ़ैसले गलत देते हैं जो कि साफ नज़र भी आते हैं तो बाद में जाकर बेशक उन फैसलों को चैलेंज किया जा सकता है, इंट्रा कोर्ट अपील हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है और वो फैसले ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन अव्वल तो फ़ैसला आ गया जो कि गलत था और उसमें जो सज़ाएँ या दीगर चीज़ें थी वो तो होगी, फिर बाद में बेशक वो कालादम होता रहे। लेकिन अगर इस तरह की रवायत डल जाती है तो फिर तो सबसे अहम चीज़ इस वक्त जो चल रही है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से है। एक तो इमरान खान साहब जो अदम एतमाद कई मरतबा कर चुके हैं, उसके बावजूद भी सारे केसेस उनके चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में ही लगते हैं, फिर वहाँ से ख़िलाफ़ फैसले भी आते हैं, और फिर उसके बाद आप देखेंगे कैसे जो 2 रुकनी बेंच था उसने वो जो फ़ैसला था चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का उसको उड़ा कर रख दिया, और बिल्कुल ही अपोजिट जो है वो उससे फ़ैसला दिया, ट्रायल को भी सारे का सारा कालादम करार दिया। तो फिर ये रवायत बनती है, तो फिर इसमें इस वक्त जो मामला चल रहे हैं तो उसमें फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो भी नरखे में आएंगे, तो फिर उनके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाइयाँ हैं
वो होंगी। बहरहाल सवालात तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो कि साबिक चीफ़ जस्टिस हैं उनके ऊपर उठाए जाते थे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पूरा लाया गया कि अकेले चीफ़ जस्टिस के पास ये स्वाबदीद नहीं होगी कि वो बेंचेस में मुकदमे लगाए, लेकिन दूसरी तरफ चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास तो है और वो अपने मुकदमे जो हैं वो खुद ही लगा रहे हैं। इवन कि जब वो छुट्टी पर होते हैं तो तब भी मुकदमे फ़िक्स करने का इख्तियार जो नेक्स्ट सीनियर जज है उनके पास नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ मार्क कर सकता है, लेकिन इख्तियार जो है वो चीफ़ जस्टिस के पास ही है। ये बहस भी मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला था जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने लिखा था कि बहुत अर्जेंट नौयत के होते हैं तो फिर मुकदमात बहुत सारे होते हैं तो उसमें फिर चीफ़ जस्टिस का इंतज़ार किया जाए कि वो फिर फिक्स करेंगे। तो ये मामला भेजा था, लेकिन फिर उसके बाद ये चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि सिर्फ मार्क किया जा सकता है, मुकदमे वो खुद ही फिक्स करेंगे। अब बकौल चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के तो इस तरह से अगर एक बंदे के पास इख्तियार हो तो वो फिर बेशक 10-10 साल लेकर बैठा ही रहे मुकदमे, वो सुने ही ना उन मुकदमतों को तो कोई क्या जो है वो कर लेगा। तो बहरहाल ये कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने दी हैं। देखें मुशर्रफ केस का जो फैसला है वो अब क्या आता है। वैसे तो 10 जनवरी तक ये अब मुलतवी हो गई है मुशर्रफ साहब केस की समात, इसमें अभी आर्गूमेंट्स जो है वो चल रहे हैं। तो राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।